नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार यूजी सेमेस्टर 3 संस्कृत ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए पेपर SEC 1 अभिनय और कथानक लेखन के अंतर्गत 2 विषयों को संक्षेप में बतलाऊंगी। दोनों ही विषय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला संवाद योजना और दूसरा नाट्य धर्म के संदर्भ में वस्तु के भेद। सबसे पहले संवाद। संवाद सम उपसर्ग पूर्वक वद धातु से संवाद शब्द निष्पन्न है, जिसका अभिप्राय है मिलकर बोलना, बातचीत, वार्तालाप, कथोपकथन, चर्चा, समाचार देना, समानुरूपता, मेलजोल इत्यादि। संवादों के द्वारा ही नाटक का कथानक आगे बढ़ता है और अपनी सफलता को प्राप्त करता है। भरत मुनि ने संवाद योजना के विषय में 3 बातें प्रतिपादित की हैं। पहला, एक तो यह कि संवाद कहीं भी ऐसा न होना चाहिए कि जिसके अर्थ समझने में श्रोताओं को कठिनाई हो। सुनते ही वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा यह कि संवादों से दर्शकों को रस अनुभूति होनी चाहिए, अर्थात संवाद न नीरस होने चाहिए और न केवल सूचना देने वाला होना चाहिए, अपितु रस से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा है, बुद्धिमान लोग ही उसे खेल सकते हैं। भरत की सम्मति में संवाद की योजना करते समय नाटककार को अलंकार के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। उसे सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऐसी बात ना आवे जो श्रोताओं को समझ में ना आए, या अस्वाभाविक हो या उचित ना हो, और जिसके अनुसार अभिनय करने में अभिनेताओं को असुविधा हो। संवाद के लिए औचित्य का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, इन प्रश्नों को समाधान कर विरचित संवाद ही प्रेक्षकों के हृदय को आकृष्ट करता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि नाटककार को काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। कवि कर्म के लिए काव्य शास्त्र का अनुशीलन नितांत आवश्यक है, परंतु कवि को नाटक में बलपूर्वक खोजकर अलंकारों का विधान नहीं करना चाहिए, अन्यथा भाषा दुरूह, अस्वाभाविक, क्लिष्ट तथा दुर्बोध बन जाती है। संवाद के लिए भाषा का अध्ययन आवश्यक है। संस्कृत के नाटकों में संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का मिश्रण रहता है, जो पात्र की सामाजिक और सांस्कृतिक योग्यता के अनुसार ही निबद्ध की जाती है। संवाद के लिए
काव्य के समस्त गुण आवश्यक होते हैं, परंतु दो गुणों की आवश्यकता अनिवार्य है। एक है प्रसाद और दूसरा है कुतूहल। प्रसाद गुण द्वारा वक्ता की बात श्रोता के हृदय तक पहुंचती है, वह उसे भली भांति समझता है और उसका आनंद लेने की ओर प्रवृत्त होता है। कुतूहल के द्वारा दर्शक की प्रवृत्ति नाटक देखने की ओर स्वतः जागरूक रहती है। यदि संवाद कुतूहल वर्धन नहीं करेगा तो वह फीका, अरुचिकर तथा अनाकर्षक होगा। संवाद में सदा आकर्षण रहना चाहिए। संवाद के दोष वे ही हैं जो सामान्य रूप से काव्य के दोष होते हैं, जैसे क्लिष्ट, अश्लील, अमंगल, संदिग्धार्थ इत्यादि। आचार्यों ने पात्रों के उच्चारण के लिए विशेष नियम बना रखा है। उच्चारण करने वाले या पढ़ने वाले पात्र के 6 गुण होते हैं: माधुर्य, अक्षर व्यक्ति, पदछेद, सुस्वरता, धैर्य तथा लय समर्थता। शब्दों का उच्चारण मीठा होना चाहिए, कर्ण कटु नहीं। अक्षरों को स्पष्ट बोलना चाहिए तथा अलग अलग बोलना चाहिए। स्वरों के उचित चढ़ाव उतार के साथ बोलना चाहिए। सुस्वरता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। रसों के अनुसार स्वर का परिवर्तन होता है। श्रृंगार कोमल स्वर चाहता है, परंतु रौद्र उग्र स्वर। स्वरों में भी प्रसंग तथा विषय के अनुसार उतार चढ़ाव होना ही चाहिए, तभी तो बोलने का प्रभाव श्रोता पर पड़ता है और उसका ध्यान आकृष्ट हो जाता है। बोलने में उचित लय भी होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि संवाद का कथन ऐसे ढंग से होना चाहिए कि श्रोतागण आकृष्ट हो जाएं तथा पात्रों के कथोपकथन में रस लेते हुए उसे सुने। तभी तो पात्रों की भाषा में आकर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार भरत मुनि ने संवाद के दोनों तत्वों, भाषा तत्व तथा काव्य तत्व पर गंभीर विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, जिसका अनुसरण आज भी नाटक को उपादेय तथा रोचक बनाने के लिए उपयुक्त हैं। भारतीय नाटक न केवल आदर्शवाद पर प्रतिष्ठित रहता है और न केवल यथार्थवाद पर, प्रत्युत उसमें दोनों का मंजुल समन्वय घटित होता है। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक रंगमंच के युग में भी संस्कृत के नाटकों का अभिनय उतना ही आकर्षक तथा मनोरंजक सिद्ध हो रहा है। अब मैं दूसरे विषय, जो नाट्य धर्म के संदर्भ में वस्तु के भेद से संबंधित है, उसे संक्षेप में बतलाऊंगी।
नाट्य धर्म या नाटक की प्रकृति के अनुकूल कथा वस्तु 3 प्रकार की हो सकती है। पहला सर्वश्राव्य, दूसरा नियत श्राव्य तथा तीसरा अश्राव्य। जो सबके सभी पात्रों के सुनने के लिए हो उसे श्राव्य, जो कुछ परिमित लोगों पात्रों के लिए हो उसे नियत श्राव्य तथा जो किसी भी पात्र के सुनने के लिए ना हो उसे अश्राव्य कहते हैं। इसमें सर्वश्राव्य वस्तु को प्रकाश तथा अश्राव्य को स्वगत कहते हैं। नियत श्राव्य 2 प्रकार का होता है। पहला अपवारित तथा दूसरा जनांतिक। सर्वश्राव्य का ही एक अवान्तर रूप आकाश भाषित भी है। इस प्रकार नाट्य धर्म या प्रकृति के अनुसार वस्तु के 5 रूप हुए। पहला प्रकाश, दूसरा स्वगत, तीसरा अपवारित, चौथा जनांतिक तथा 5वां आकाश भाषित। पहला प्रकाश सर्वश्राव्य कथा वस्तु है। नाटक में संवादों के माध्यम से इसी की योजना की जाती है। दूसरा स्वगत। स्वगत को आत्मगत वचन भी कहते हैं। यह दूसरे पात्रों के सुनने के लिए नहीं होता। तीसरा स्वगत। स्वगत में कोई पात्र किसी घटना अथवा वस्तु के विषय में आत्मगत विचार प्रकट करता है। तीसरा अपवारित। अपवारित में किसी अन्य व्यक्ति की गोपनीय बात को उससे छिपाकर दूर हटकर दूसरे व्यक्ति से कहा जाता है। चौथा जनांतिक। जनांतिक कई पात्रों के वार्तालाप के प्रसंग में 2 पात्रों की परस्पर वह बातचीत है जिसमें त्रिपताक हस्तमुद्रा के द्वारा अन्य लोगों से न सुने जाने का संकेत किया जाता है। त्रिपताक हस्त की मुद्रा में सब उंगलियां ऊपर रहती हैं और अनामिका झुकी रहती है। 5वां और अंतिम रूप है आकाश भाषित। आकाश भाषित में कोई पात्र किम ब्रवीषि अर्थात क्या कहते हो कहता हुआ किसी दूसरे पात्र के अभाव में स्वयं उत्तर प्रत्युत्तर पूर्वक बात करता है। तो आज इस वीडियो में आज इन्हीं 2 विषयों का परिचय मैंने प्रस्तुत किया। अब